हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन पे हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि अभी न्यूज में है, इको सेंसिटिव जोन के कंप्लीट डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। ये जो सेशन होगा, इस सेशन का जो भी डिटेल्ड एनालिसिस है वो डॉक्यूमेंट कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहेगा। आप वहां से डाउनलोड करके इसको पढ़ भी सकते हो। अब चलो हम इस टॉपिक पर आ जाए, इको सेंसिटिव जोन पे। तो आज हम इसे डिस्कस क्यों कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो इको सेंसिटिव जोन ना आपके एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो सिलेबस है सिविल सर्विसेज का, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग भी। दूसरी बात, जैसा कि तुम थंबनेल में देख सकते हो, दैट गवर्नमेंट ऑफ आसाम इज प्लानिंग टू रिड्यूस द इको सेंसिटिव जोन अराउंड काजीरंगा नेशनल पार्क। घूमने गए हो कि नहीं काजीरंगा नेशनल पार्क? मुझे जिंदगी में एक बार जाने का अनुभव मिला, सौभाग्य मिला और बड़ा अच्छा अनुभव है ना। मतलब अब तुम्हारे साथ एक बड़ी अच्छी मेमोरी अटैच हो जाएगी काजीरंगा नेशनल पार्क की। उसके पास में जो ऑर्किड गार्डन है उसका भी बड़ा अच्छा, वहां पर खाने को भी एथनिक डिशेस मिलते हैं आसाम के। शाम को कल्चरल परफॉर्मेंस होता है, वो भी देख सकते हो। अलग अलग ऑर्किड्स के बारे में तुम नॉलेज एक्वायर कर सकते हो। तो इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। कभी मौका मिले तो काजीरंगा नेशनल पार्क जरूर जाना। तो अब हम उसी पर आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ आसाम प्लान कर रही है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के अराउंड जो 10 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन है उसको घटाकर 1 किलोमीटर का कर दिया जाएगा। इसको लेकर कई एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट ने गवर्नमेंट ऑफ आसाम पे सवाल उठाए कि अरे इससे तो काजीरंगा नेशनल पार्क का एग्जिस्टेंस ही खतरे में आने वाला है। बट सीएम साहब ने आकर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, उन्होंने आकर बताया, ये चीज क्लियर किया कि सरकार का लक्ष्य ये नहीं है कि काजीरंगा नेशनल पार्क को किसी भी टाइप का नुकसान हो। सरकार का लक्ष्य है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के बाहर जो इको सेंसिटिव जोन है हम उसको कम करके 1 किलोमीटर का करेंगे। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के भी रूलिंग्स के हवाला दिया। और इसका पर्पस ये होगा कि बोकाखाट और बाकी गोलाघाट रीजन में जो बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, हम उसको और इंक्रीज कर सकेंगे। तो खैर ये तो राज्य सरकार का अपना पॉइंट है ना। आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये इको सेंसिटिव जोन होता क्या है, कैसे इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है? क्या उसका कोई रोल ही नहीं है? रोल है। सिंस इको सेंसिटिव जोन की बाउंड्री क्या होगी, कितना उसका लेंथ ब्रेथ होगा। जैसे अभी 10 किलोमीटर है, अब उसको कम किया जा रहा है, तो कितना कम कर सकते हैं? क्या 10 किलोमीटर से बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। क्या चैलेंजेज आते हैं, जैसे अभी इस डिसीजन से कुछ चैलेंजेज आने वाले हैं, उसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है ये। और साथ में फिर तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो सेशन के एंड में तुम्हारे लिए मैं अवेलेबल करवा दूंगा, तुम उसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, सो चलो इको सेंसिटिव जोन की हम बात कर ले, जो कि आपके प्रीलिम्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और आप मेंस में भी इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड अपकमिंग एपीएससी मेंस में या बाकी इसके अलावा यूपीएससी मेंस और अलग मेंस में भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। किस कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस कर रहे हैं? तो कॉन्टेक्स्ट मैंने तुम्हें पहले ही बताया, दैट द गवर्नमेंट ऑफ आसाम, आसाम की स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करने वाली है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर करने का, उसको कम भी करने का। ये भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास है। तो आसाम की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करने वाली है कि साहब, काजीरंगा नेशनल पार्क के अराउंड ये जो इको सेंसिटिव जोन 10 किलोमीटर का है, इसको कम करके 1 किलोमीटर कर दीजिए, है ना। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम, वो सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है ना। इन सब चीज पे ध्यान देना है बाबू, प्रीलिम्स मेंस में यही सब चीज काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है, इसका हवाला दे रही है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि 2022 में खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, कि इको सेंसिटिव जोन मिनिमम एटलीस्ट 1 किलोमीटर का होना चाहिए। तो हम उस मिनिमम वाले क्राइटेरिया पर ले आएंगे काजीरंगा के बाहर इको सेंसिटिव जोन को। अब यहीं पर कंजर्वेशनिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट, ये ना सिर्फ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का पार्ट है, बल्कि ये आसाम भारत की जो प्राकृतिक संस्कृति है, जो इकोलॉजिकल हमारा हेरिटेज है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। फिर आप इसके बाहर बने इको सेंसिटिव जोन को मिनिमम क्राइटेरिया पर क्यों लाना चाहते हैं, है ना। तो ये आज का कॉन्टेक्स्ट हो गया, आप उसको याद रखेंगे। अब हम चलते हैं इसके आगे कि भाई इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। सबसे पहले ये समझ लो, है ना। इसका सारे पर्सपेक्टिव डिटेल में डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंट कमेंट सेक्शन में रहेगा, वहां से डाउनलोड करके बाद में पढ़ भी सकते हो, नोट्स बना सकते हो, प्रिंट करके रख सकते हो। सबसे पहली बात की इको सेंसिटिव जोन क्या है। देखो, इको सेंसिटिव जोन एक बफर जोन होता है, जो कि एक टाइप का बफर जोन है या शॉक एब्जॉर्बर जोन है, जो कि नेशनल पार्क के या टाइगर रिजर्व के या किसी प्रोटेक्टेड रीजन के बाहर बनाया जाता है।
मतलब यहां पे सबसे पहले तुमको एक चीज बाबू याद रखना है कि इको सेंसिटिव जोन ना टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क के अंदर नहीं बनेगा। इको सेंसिटिव जोन टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क के बाहर बनेगा, बाहर। अप टू 10 किलोमीटर तक का डिक्लेयर हो सकता है। अप टू 10 किलोमीटर कहने का मतलब कि मिनिमम 1 किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, इवन 10 से इंक्रीज भी हो सकता है। इस पर भी हम आएंगे, ठीक है। 10 किलोमीटर से इंक्रीज भी कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क के बाहर बनेगा इको सेंसिटिव जोन। अब ये शॉक एब्जॉर्बर जोन है। शॉक एब्जॉर्बर कहने का मतलब, जैसे एक एग्जांपल देखो, हम लोग अपना घर बनाते हैं और घर बनाने के टाइम में हमारे पास अगर ज्यादा जमीन है तो हम आंगन भी बना लेते हैं, या हम अपने मेन घर के बाद फिर एक बड़ा सा एरिया छोड़ देते हैं, फिर बाउंड्री बनाते हैं, सो दैट रोड से लेकर हमारे मेन घर तक एक स्पेस खाली रहे। कल को सपोज रोड को एक्सटेंड करने की बारी आई, रोड से हेवी ट्रैफिक पास कर रहा है, रोड पे कोई अनवांटेड गेस्ट आ गया, वो डायरेक्ट हमारे घर में नहीं घुस जाएगा। पहले बीच में शॉक एब्जॉर्बर जोन है, आंगन है, कोई पड़ोसी आएगा हम उसको आंगन में बिठाएंगे। कल को मन किया किराना की दुकान खोलने का, वो आंगन में खोलेंगे, बेडरूम में नहीं खोलेंगे। तो ये जो इको सेंसिटिव जोन है ना, ये इनके बाहर के आंगन की तरह होता है, आउटर बाउंड्री की तरह। टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया हो गया, नेशनल पार्क का जो कोर एरिया हो गया, वो हो गया एनिमल्स का बेडरूम, और इको सेंसिटिव जोन हो गया इनके बाहरी आंगन वाला हिस्सा, जहां पर ये होटल सेटअप करना अलाउ करेंगे। अब काजीरंगा नेशनल पार्क जाओगे या मानस जाओगे या कहीं इंडिया में बाकी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व जाओगे तो होटल्स रिजॉर्ट मिलते हैं ना, वो सब इको सेंसिटिव जोन में ही सेटअप होते हैं। सो इको सेंसिटिव जोन नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के बाहर का वो सेंसिटिव एरिया हो गया, वो शॉक एब्जॉर्बर रीजन हो गया, जहां पे कुछ एक्टिविटीज को लिमिटेड मैनर में अलाउ किया जाएगा, जैसे रिजॉर्ट्स खोलना, होटल्स खोलना। बट होटल भी 10 मंजिला इमारत नहीं बनवा देंगे कि भाई 10 फ्लोर का होटल बना दिया और बहुत बढ़िया 5 स्टार होटल है, नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। होटल और रिजॉर्ट्स बनाने में भी ये ध्यान रखा जाएगा कि उससे किसी भी टाइप का परमानेंट डैमेज ना हो। अब होटल में 10 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी और वहां पर रात भर डीजे चल रहा है, हनी सिंह का गाना बजा के, 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है बादशाह के गाने पर। हनी सिंह बादशाह वैसे साथ नहीं आते हैं, बट चलो मान लो दोनों का गाना बजा रहे हैं, तो जो टाइगर अंदर सोया हुआ है ना, एक्चुअल वाला टाइगर, सलमान खान वाला टाइगर नहीं कि पार्टी करने आ जाएगा, एक्चुअल वाला टाइगर बड़ा नाराज हो जाएगा कि अबे भाई क्या कर रहे हो, इतना तेज गाना क्यों बजा रहे हो। अब फिर टाइगर जब बाहर आएगा तो फिर तो वो खाएगा ना इंसान को। तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, ये इको सेंसिटिव जोन का मेन पर्पस हो गया। अब इसलिए इको सेंसिटिव जोन को हम बोलते हैं कि यहां पर सस्टेनेबल मैनर में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी चल रही है, और साथ ही साथ इकोलॉजिकल कंजर्वेशन भी चल रहा है। कहने का मतलब कि अगर वहां पे एक रिजॉर्ट खोलना अलाउ किया गया, तो वहां पे कंट्रोल्ड मैनर में ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग अलाउ की गई, वहां पे जो लोकल कम्युनिटीज पहले से उस रीजन में रह रहे हैं उनको अलाउ किया गया कि आप वहां से माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे बैम्बू, या फिर आप वहां से हनी या गम या रेजिन कलेक्ट कर सकते हैं। इससे भाई इनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी चल रहा है, इकोलॉजिकली भी कोई हार्म नहीं हुआ। ये इको सेंसिटिव जोन का पर्पस है। जैसे घर के आंगन में छोटा सा किराना दुकान खोल लिया, उससे तुम्हारा घर का जो इनर सैंक्टिटी है वो भी मेंटेन रहा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। पर्पस क्लियर हो गया इको सेंसिटिव जोन का। सो इको सेंसिटिव जोन बनाया कैसे जाएगा, जैसे मैंने इस फिगर में बताया कि सबसे पहले अंदर में प्रोटेक्टेड एरिया, ये रहा प्रोटेक्टेड एरिया, उसके बाहर इको सेंसिटिव जोन, और उसके बाहर जनरल लैंडस्केप जहां पर सब कुछ अलाउड है ना। तो ये टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क हो गया, अप टू 10 किलोमीटर तक का इको सेंसिटिव जोन, इसके बाहर जो करना है करो, इंसान आजाद, ठीक है। कैसे अब इको सेंसिटिव जोन की शुरुआत होती है, तो इंडिया में फॉर्मली इको सेंसिटिव जोन की शुरुआत ना 2002 से होगी, याद रखना। फॉर्मली वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है 2002 का, जो 2002-2016 को टारगेट करके बनाया गया था, फॉर्मली 2002 से इको सेंसिटिव जोन कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है। हालांकि बाबू याद रखना, भारत का पहला, इंडिया का पहला इको सेंसिटिव जोन जो है वो 2001 में बना है। कहां पर बना? महाबलेश्वर पंचगिनी रीजन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बेस्ड जो मूवी बनती है वहां पर भी महाबलेश्वर का मेंशन रहता है। फैमिली मैन में था क्या? बहुत सारी मूवी में रहता है, फैमिली मैन में है कि नहीं पता नहीं। महाबलेश्वर वाला जो रीजन है, पंचगणी वाला रीजन है, ये इंडिया का पहला इको सेंसिटिव जोन था। याद रखना, ये स्टेट पीसीएस में, इवन यूपीएससी में ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं। कब इसको अनाउंस किया गया था? 2001 में। हालांकि फॉर्मली ओवरऑल इंडिया में इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट 2002 में लाया गया, जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के लिए 21st मीटिंग हो रही थी इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का।
यहीं पर बनाया गया था वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002-16, जिसमें इको सेंसिटिव जोन के कॉन्सेप्ट को फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इससे पहले ये 2001 में खुद से अनाउंस करके बनाया गया था, है ना, तभी तक फॉर्मली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। और कहीं पर कोई भी दिक्कत समस्या हो समझने में तो पूछिएगा। अब हम बात करते हैं कि इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर कौन कर सकता है। तो सबसे पहली बात है, इंपॉर्टेंट बात, कि इको सेंसिटिव जोन कैन बी नोटिफाइड और डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कैन डिक्लेयर अप टू 10 किलोमीटर आउटसाइड, है ना, बार बार मैं बोल रहा हूं आउटसाइड, अंदर में नहीं, अंडर में वो कोर बफर एरिया ऑलरेडी रहता है, आउटसाइड नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व एज इको सेंसिटिव जोन। कौन? यूनियन गवर्नमेंट। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है क्या? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन के लिए जो ड्राफ्ट बनाने का प्रोसेस है ना, ड्राफ्ट बनाने का प्रोसेस है, ये ड्राफ्ट बनाने का प्रोसेस, ये नोटिफिकेशन किसके पास पहुंचेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर परमिशन दे सकती है उस रीजन को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का। ये भी ध्यान रखा गया, एक्चुअली यही वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 की जो हम बात कर रहे हैं ना, उसमें ये चीज ध्यान रखा गया दैट यस, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर और नोटिफाई इको सेंसिटिव जोन, स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव दिस पावर। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का। तभी तो आसाम रिक्वेस्ट कर रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, बिहार, बंगाल, जिसको भी अपना बढ़ाना है या डिक्रीज करना है, वो रिक्वेस्ट करेगा। तो डिक्लेयर करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन से एक्ट का हवाला लेकर, कौन से एक्ट को सपोर्ट बेस बनाकर? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये भी ध्यान से देखिएगा, यहां पे ना एस्पिरेंट बड़ा कंफ्यूज करता है, वो यहां पे ऐसा लिखा रहेगा कि इको सेंसिटिव जोन कैन बी डिक्लेयर्ड थ्रू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ना भैया, उसके अकॉर्डिंग नहीं, इको सेंसिटिव जोन कैन बी डिक्लेयर्ड थ्रू ईपीए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग। अब स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि स्टेट गवर्नमेंट ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा। अब काजीरंगा के बाहर इको सेंसिटिव जोन बनाना है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाहर इको सेंसिटिव जोन बनाना है, या दुधवा के बाहर इको सेंसिटिव जोन बनाना है, तो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक ड्राफ्ट प्रेजेंट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगी। यूनियन गवर्नमेंट अब डिसाइड करेगा कि उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट कर दें। यूजुअली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो स्टेट का भी रोल क्लियर है यहां पर तुमको। चलो, अब बात होती है कि क्या इको सेंसिटिव जोन का एरिया 10 किलोमीटर फिक्स है? तो ना बाबू, 10 किलोमीटर फिक्स नहीं है। इको सेंसिटिव जोन मे बी लेस देन 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से कम भी हो सकता है, 10 किलोमीटर के बराबर भी हो सकता है, एंड इन सम केसेस द यूनियन गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर इको सेंसिटिव जोन मोर देन 10 किलोमीटर। अगर कल को यूनियन गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि किसी भी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व या प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, तो इको सेंसिटिव जोन 15 किलोमीटर भी बाहर तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। यूजुअली 10 किलोमीटर तक का क्राइटेरिया है, उससे कम, 10 के बराबर, 10 से ज्यादा भी हो सकता है। कौन डिक्लेयर करेगा? यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? वो ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा, प्रपोजल देगा, उस प्रपोजल पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट करेगा। ठीक है, ठीक। अब आगे चले इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड, कि भाई ये जो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर होगा, इसका प्रोसेस क्या है? तो जैसा मैंने बोला ना कि स्टेट को आउटकास्ट नहीं किया जा रहा है, कि स्टेट के पास कोई पावर ही नहीं दिया गया। याद रखना, स्टेट विल प्रिपेयर द ड्राफ्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन, बस उसको अप्रूव करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो प्रोसेस क्या हो गया? स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल बनाएगी, उस प्रपोजल का ना फिर क्या होगा? जोनल मास्टर प्लान बनेगा, एक डिटेल प्लान बनेगा, जहां पे ये चीज डिस्कस किया जाएगा कि भाई जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटी है, वहां पे पहले से खेती चल रही है, वहां सपोज पहले से माइनिंग चल रहा है, वहां पहले से होटल बना हुआ है, उनका क्या करना है। तो उस डिटेल मास्टर प्लान में ये निकल कर आएगा कि माइनिंग को बंद करवा देंगे क्योंकि वो इको सेंसिटिव जोन में अलाउड नहीं है। होटल अगर कंट्रोल्ड मैनर में चल रहा है, रिजॉर्ट, तो वो चलने देंगे। खेती से अगर किसी टाइप का नुकसान नहीं हो रहा है तो वो चलने देंगे। पब्लिक कंसल्टेशन का भी प्रोसेस है, और बहुत अच्छी बात है, स्पेशली लोकल कम्युनिटीज को, लोकल कम्युनिटीज के अलावा बाकी कंजर्वेशनिस्ट को भी अप्रोच किया जा सकता है, बट लोकल कम्युनिटीज को जरूर, क्योंकि इनको अप्रोच करने के बाद ही ये डिसीजन लिया जाएगा कि उस रीजन को इको सेंसिटिव जोन बनाना है कि नहीं। क्योंकि जब लोकल कम्युनिटीज वहां पर रह रही है, जैसे अभी हम बोका घाट की बात कर रहे हैं, हम दूसरे इंडिया के बाकी रीजन्स की बात कर रहे हैं, सपोज वेस्टर्न घाट की बात करें, इंडिया के सेंट्रल इंडिया की बात करें, नॉर्थ वेस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, सदर्न पार्ट की बात करें, तो जो लोकल कम्युनिटी किसी नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व के अराउंड रह रही है, उनकी भी तो सहमति जरूरी है, एक बार उनसे भी कंसल्टेशन करना है। तो पब्लिक कंसल्टेशन का भी प्रोसेस है। एंड फाइनली जब स्टेट गवर्नमेंट
गवर्नमेंट प्रपोजल बना के मास्टर प्लान बनाकर पब्लिक से कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे सेटिस्फाइड है, उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस। याद रखिएगा मेंस के आंसर्स में ये सारी चीज काम आएंगे। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरवेंशन 2022 में आता है, 2022 में। क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये प्रपोजल दिया गया था, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कभी अपने पॉलिटिकल कंपल्सन के वजह से, क्योंकि वोट भी तो बड़ी बात है भैया, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन होते रहेगा लेकिन वोट भी तो जरूरी है, और वोट के साथ साथ नोट भी जरूरी है। एक्चुअली में माइनिंग इंडस्ट्री में भी तो पॉलिटिशियन लोगों का शेयर रहता है, होटल इंडस्ट्री में भी पॉलिटिशियन लोगों का शेयर रहता है, किसी से छिपा तो है नहीं। तो ये लोग क्या चाहते हैं, बड़े बड़े होटल बना देना। अब इको सेंसिटिव जोन में बड़ा होटल तो बनेगा नहीं, इसलिए ये लोग ड्राफ्ट ही नहीं प्रिपेयर करते हैं, लोकल पीपल से कंसल्ट ही नहीं करते हैं। पॉलिटिशियन सारा डिसीजन ले लेंगे, लोकल पीपल को बिना बताए उनको प्रॉपरली कंसल्ट किए। तो जब ऐसा किया जाता है ना, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्ती दिखाता है। एक्चुअली में क्या होगा, एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के पास, टीएन गोदावरम केस। याद रखना, प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, एपीएससी प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी के लिए, सबके लिए बड़ा जरूरी। टीएन गोदावरमन केस है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस चल रहा था। इस टीएन गोदावरमन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टेट ने इको सेंसिटिव जोन का ड्राफ्ट ही नहीं प्रिपेयर किया है। जब ड्राफ्ट नहीं प्रिपेयर किया है तो सुप्रीम कोर्ट खुद से 2022 में एक डायरेक्टिव देता है, एक रूलिंग देता है कि मिनिमम एटलीस्ट 1 किलोमीटर का एरिया, जैसे अगर ये काजीरंगा नेशनल पार्क है तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बाहर मिनिमम 1 किलोमीटर, इतना तो भैया इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। इससे बाहर आप 5 किलोमीटर कर दो, 10 किलोमीटर तक कर दो, ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बैठ के डिसाइड करे, बट मिनिमम 1 किलोमीटर रखना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ आसाम इसी डायरेक्टिव का यूज कर रही है, इसलिए आपको टीएन गोदावरमन केस याद रखना है। इसी केस के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने यह डायरेक्टिव दिया था। अब उसके बाद भी कई स्टेट फिर सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, कह रहे माए बाप मिलॉर्ड, हमारे यहां तो पहले 1 किलोमीटर से कम ही का इको सेंसिटिव जोन था, उसके बाहर तो हमने बस्ती बसाई हुई थी, लोगों का सेटलमेंट करवा दिया था, वहां माइनिंग इंडस्ट्री चल रही है, फलाना चिलाना बहुत आर्गुमेंट दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कॉन्सेशन भी इनको दिया। क्या कॉन्सेशन दिया कि देखो ये जो मेरा मिनिमम 1 किलोमीटर वाला है, ये फ्रेश इको सेंसिटिव जोन में अप्लाई होगा। मतलब कहीं पे नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है, वहां पहले से इको सेंसिटिव जोन नहीं डिक्लेयर है, तो मिनिमम 1 किलोमीटर रखना है। अगर पहले से वहां पे अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई ह्यूमन सेटलमेंट है उस रीजन में, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका होना जरूरी है, तो मिनिमम 1 किलोमीटर होना जरूरी नहीं होगा। हालांकि ये चीज बड़ा डिबेटेबल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ये डायरेक्टिव तो दिया, बट स्टिल इट इज डिबेटेबल। कई बार ये कोर्ट में केस पहुंच जाता है। यूजुअली मिनिमम 1 किलोमीटर लोग कंसिडर कर ही लेते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। थोड़े सवाल उठे थे वेस्टर्न घाट में, एक्चुअली केरला महाराष्ट्र में ना इवन 1 किलोमीटर के अंदर भी हेवी कंस्ट्रक्शन हो रखा था, इसलिए तभी सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा कंसेशन देना पड़ गया। ठीक है, जुडिशरी में देखो क्या है, कंसेशन मिल जाता है, बस आपकी पहुंच होनी चाहिए वहां तक। आम इंसान बेचारा फंस के रह जाता है, ज्यादा कैमरा पे बोल भी नहीं सकते ना भाई, मिलॉर्ड लोगों की बात। तो यहां तक क्लियर है, आगे चलो। अब ये बात कि इको सेंसिटिव जोन जो है उसकी हमको नीड क्या है, तो इको सेंसिटिव जोन की देखो नीड क्या है। यहां पे ना एज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हमें समझना है। एज इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, ये एज इफेक्ट के बारे में हम लोग वैसे भी एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लासेस में पढ़ते हैं कि 2 इकोसिस्टम है। सपोज ये क्या हो गया, ये हो गया डेजर्ट, हमारा डेजर्ट इकोसिस्टम, और ये हमारा क्या हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जब 2 इकोसिस्टम की जो बाउंड्री वाला पार्ट होता है ना, ये जो बाउंड्री वाला पार्ट है, ये जो बाउंड्री वाला पार्ट है, यहां पर ना हमको कुछ यूनिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। और इस यूनिक चेंजेस में हमको क्या देखने को मिलेगा, डेजर्ट और फॉरेस्ट के बाउंड्री पर हमको एक यूनिक चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पे ग्रासलैंड का फॉर्मेशन हो सकता है। और यहाँ पर हमको कई बार यूनिक स्पीसीज भी देखने को मिलेंगे, जिनको हम एज स्पीसीज के नाम से बुलाते हैं। यहाँ पे हमको कुछ बर्ड्स, कुछ छोटे रेप्टाइल्स, कुछ छोटे इंसेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एज इफेक्ट इसको बुलाते हैं, याद रखना। अब वही एज इफेक्ट यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं कि यहां पर एक नेशनल पार्क है, एक टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व के बाहर यहां पे ह्यूमन सेटलमेंट है ना, लार्ज ह्यूमन सेटलमेंट है। तो लार्ज ह्यूमन सेटलमेंट और नेशनल पार्क, जब इन दोनों के बीच की बाउंड्री कम हो जाएगी ना, तो यहाँ पे एज इफेक्ट दिखने लगेगा। और उस एज इफेक्ट में एक्चुअली ऐसा होता है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, एनिमल्स के नंबर या प्लांट्स के नंबर कम होने लगते हैं। नॉइज पॉल्यूशन के वजह से, लाइट पॉल्यूशन के वजह से, डस्ट के वजह से इन्वेसिव स्पीसीज कई बार आ जाती है। ह्यूमन भी एक टाइप का इन्वेसिव स्पीसीज तो है।
अब सलमान भाई एक बार चले गए जंगल में, सल्लू भाई शूटिंग कर रहे थे मूवी की और वहां पे शूटिंग उनको याद आ गया, तो ये मूवी की शूटिंग करते करते शूटिंग करने लग गए, फिर तकलीफ हो गई ना, राइट। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से भी यही एज इफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट और नेशनल पार्क का ये क्लोज ना हो, इसलिए क्या किया जाएगा, नेशनल पार्क के 10 किलोमीटर तक को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब सल्लू भाई यहां पर आके मूवी की शूटिंग और शूटिंग नहीं कर सकते या कंट्रोल्ड मैनर में कर सकते हैं। तो यही पर्पस था इको सेंसिटिव जोन बनाने का, कि इको सेंसिटिव जोन एक बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट करेगा। ट्रेडिशनल लाइवलीहुड को अलाउ किया जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अलाउ किया जाएगा, इवन सस्टेनेबल टूरिज्म को भी, होटल बनाना भी अलाउड रहेगा, लेकिन हेवी इंडस्ट्री नहीं, माइनिंग नहीं, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जिससे परमानेंट डैमेज हो जाए, परमानेंट कैरेक्टर के चेंजेस जिसके वजह से होंगे उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। यही इको सेंसिटिव जोन का पर्पस था, राइट। कौन कौन सी एक्टिविटीज इको सेंसिटिव जोन में होती हैं, तो देखो इको सेंसिटिव जोन में ना एक्चुअली में एक्टिविटीज को बाबू 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड रहेंगी, कुछ एक्टिविटीज रेगुलेटेड मैनर में अलाउ की जाती हैं, और कुछ एक्टिविटीज परमिटेड रहती है कि इनके लिए ज्यादा रेगुलेशन बनाने की जरूरत नहीं। प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज क्या हो गया, हेवी इंडस्ट्री सेटअप करना जिससे खूब पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन कर देना, माइनिंग करना, ब्रिक्स ईंट की भट्टी लगाना, ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है, नहीं अलाउ की जाएगी। रेगुलेटेड एक्टिविटीज क्या हो गई, होटल्स एंड रिजॉर्ट बनाना रेगुलेटेड है, कुछ नया कंस्ट्रक्शन करना, एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना, रोड का एक्सपेंशन करना, ये सब क्या है, रेगुलेटेड। और अलाउड परमिटेड एक्टिविटी क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इको टूरिज्म, कॉटेज इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल फिशिंग, मछली पालन, इन सबको अलाउ करना, ये परमिटेड एक्टिविटीज हो गई। ये चीज याद रखिएगा, हालांकि ये रीजन बाय रीजन थोड़ा वेरी कर सकता है, याद रखना ये जो एक्टिविटीज हैं, These activities may vary from one region to another। क्यों, क्योंकि हर रीजन का क्राइटेरिया थोड़ा रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है, इसलिए हो सकता है कि एक एक्टिविटी जो यहाँ रेगुलेटेड है ना उसको प्रोहिबिटेड में डाल दिया जाए, प्रोहिबिटेड वाला इधर नहीं आएगा लेकिन रेगुलेटेड वाला प्रोहिबिटेड हो सकता है। यूजुअली ऐसा क्लासिफिकेशन बट किया जाता है नॉर्मली, ये भी याद रखोगे, एग्जामिनेशन के लिए सब इंपॉर्टेंट है। अब एक और कंपैरिजन, एक्चुअली कई बार एस्पिरेंट क्या होता है, एस्पिरेंट कंफ्यूज होता है कि सर ये जो टाइगर रिजर्व में कोर बफर स्ट्रेटजी है और जो इको सेंसिटिव जोन है दोनों सेम कॉन्सेप्ट है क्या? नहीं बाबू, दोनों एक्चुअली में क्या है, बोथ आर डिफरेंट। बोथ आर क्या गाइज, डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि टाइगर रिजर्व के अंदर जो बफर एरिया बनता है वो एक्चुअली में कोर बफर स्ट्रेटजी पर ऐसे बनता है, ये हो गया कोर और ये हो गया बफर, है ना, इनसाइड अ टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। तो कोर क्या हो गया, कोर हो गया टाइगर का बेडरूम जहां पे तुम भाई अलाउड नहीं हो, तुम वहां टूरिज्म के लिए नहीं जा सकते, और बफर हो गया वो रीजन जहां पे टूरिज्म अलाउ किया गया इनसाइड द टाइगर रिजर्व। और ये किसके अकॉर्डिंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। अब इको सेंसिटिव जोन इससे बाहर का एक कॉन्सेप्ट हो गया इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन में देखो क्या होगा, यहां इसके बाउंड्री से बाहर अप टू 10 किलोमीटर, है ना, बार बार मैं अप टू 10 किलोमीटर बोल रहा हूं कि उससे कम भी हो सकता है, 10 किलोमीटर के बराबर भी हो सकता है, एंड इन सर्टेन केसेस उसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है, अप टू 10 किलोमीटर। अब बाहर में इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाएगा, कौन से एक्ट को फॉलो करते हुए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को फॉलो करते हुए, है ना। तो ये डिफरेंस है, टाइगर रिजर्व का कोर बफर स्ट्रेटजी टाइगर रिजर्व के इनसाइड वर्क कर रहा है, एज पर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वर्क कर रहा है। इको सेंसिटिव जोन एक एक्स्ट्रा बफर रीजन हो गया, एक एक्स्ट्रा शॉक एब्जॉर्बर रीजन हो गया, विच इज वर्किंग आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व एज पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बहुत अच्छे, चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम एक बार चैलेंजेस देख लेते हैं कि भैया जब इको सेंसिटिव जोन इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है तो फिर चैलेंजेस क्यों है, फिर क्यों दिक्कत आती है, क्यों अभी आसाम में इको सेंसिटिव जोन को कम किया जा रहा है, क्यों उसको लेकर कंजर्वेशनिस्ट सवाल उठा रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखो क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट कई बार अपना नोटिफिकेशन ही टाइम पे रिलीज नहीं करती, दैट इज अ मेजर चैलेंज, डिले इन नोटिफिकेशन। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ था और 2022 में बोला था मैंडेटरी 1 किलोमीटर। दूसरा चैलेंज क्या होता है, इन्फोर्समेंट बड़ा वीक रहता है भारत में। यहां तो भाई इंसान की जान की वैल्यू बड़ी कम है, तो जानवरों की जान की वैल्यू और कम हो जाती है। वाइल्ड लाइफ जो हमारा जो एक्चुअली में हेरिटेज है उसको हम नुकसान पहुंचाते ही हैं अपने प्रॉफिट के लिए। और क्या, ह्यूमन सेटलमेंट इशू, ये एक बड़ा इशू है।
इंडिया में क्या है, अब देयर आर मेनी इंडिजीनियस कम्युनिटीज जिनका फॉरेस्ट के साइड पहले से पुराना नाता है, और वो लोग कभी फॉरेस्ट को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज फॉरेस्ट के अराउंड या फॉरेस्ट में रहते थे, उन्होंने कभी फॉरेस्ट को हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बिकॉज दे रियलाइज द नीड ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तभी तो चिपको मूवमेंट में राजस्थान में महिलाओं ने पेड़ को, ट्री को ऐसे हग कर लिया था। राजा के सैनिकों ने ट्री के साथ साथ उनको भी काट दिया, लेकिन वहां राजस्थान की महिलाओं ने ट्री को छोड़ा नहीं। चिपको की शुरुआत तब से हुई। तो ये आपको इंडिया के हर रीजन में दिखेगा। बट एक्चुअली धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे अब जब डेवलपमेंट के नाम पर ट्रीज को कट किए जाने लग गए, फॉरेस्ट के बीच से रोड हाईवे निकाले जाने लग गए, तो यही जो हमारा इंडिजीनियस कम्युनिटी था ना, इसको सेटलमेंट का फिर चैलेंज स्टार्ट हो गया। अब उनको कहां सेटल किया जाए, उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। कई बार डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट बनाए जाते हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि भाई कहीं पर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की जरूरी है और वो इको सेंसिटिव जोन में पड़ रहा है, तो अब नेशनल गवर्नमेंट भी सोच में पड़ जाती है, करे यहाँ पे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट बनाना जरूरी है, बॉर्डर रीजन वाला एरिया है, बट इको सेंसिटिव जोन में है, तो एक काम करो, इको सेंसिटिव जोन को कम कर दो, क्योंकि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के लिए लार्ज कंस्ट्रक्शन चाहिए। तो ये सब कुछ चैलेंजेस इंडिया में देखने को मिलते हैं, बट उसका चलो हमारे पास क्या है, वे फॉरवर्ड भी है, क्योंकि मेंस में आपको वे फॉरवर्ड भी मालूम होना चाहिए, ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वे फॉरवर्ड क्या है, हम साइंटिफिक बफर लिमिट्स को डिसाइड करेंगे। हम ये डिसाइड करेंगे कि रीजन 1 जो है, यहां पे इको सेंसिटिव जोन 5 किलोमीटर के लिए चाहिए, तो दूसरे रीजन में 10 किलोमीटर के लिए चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते बार बार कि हम 1 ही किलोमीटर रखेंगे। हर जगह अगर 1 किलोमीटर का ही इको सेंसिटिव जोन रखा जाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कुछ भी बचाने को नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सीमेंट के जंगल बच जाएंगे, है ना। तो हमको साइंटिफिक बेस्ड पे ये मॉडल चाहिए। यूनिफॉर्म रूल नहीं अप्लाई किया जा सकता है, हर जगह सिर्फ 1 किलोमीटर का नहीं अप्लाई होगा, हर जगह 10 किलोमीटर का भी नहीं अप्लाई होगा, वो भी चेंज होगा। हमको नोटिफिकेशन प्रोसेस को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को फास्ट करना पड़ेगा। वी नीड डिजिटल मॉनिटरिंग। अब उसके लिए हमारे पास ड्रोन्स हैं, उसके लिए कंप्यूटर्स हैं, एआई है जिसका हम सही यूज कर सकते हैं। एआई का सही यूज करके काफी काम संभव करना चाहिए। लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन है कि अलग अलग रीजन्स के लिए जो अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे एक काम किया जा सकता है क्या, इको सेंसिटिव जोन को ना वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग बना दिया जा सकता है, कि वहां से एक एलिवेटेड कॉरिडोर पास होगा, इको सेंसिटिव जोन से एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में पास हो रहा है, तो ना लोगों को आने जाने की दिक्कत हुई, ना एनिमल्स ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड, जिसे इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड जो चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं वो भी एड्रेस किए जा सकते हैं। तो ये था तुम्हारा इको सेंसिटिव जोन। अब इस पे बेस्ड तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। कहीं भी कोई डाउट हो तुम मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर मेरे को तुमसे चाहिए। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, 1 2 3 4 का आंसर क्या है, बट पहले तुम ढूंढोगे। मेंस का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो लिखकर मेरे से इवेलुएट करवा लेना या अपने बाकी टीचर से इवेलुएट करवा लेना, ठीक है। चलिए, ये पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के आंसर कीजिएगा। करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछ रहा है, हर बार जरूरी नहीं है कि नॉट करेक्ट को इनकरेक्ट को बोल्ड कर दें, वैसा कोई प्रॉमिस तुमसे नहीं किया जाता यूपीएससी एपीएससी बीपीएससी किसी में भी। ये पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसका भी आंसर चाहिए। थर्ड, असर्शन रीजन बेस्ड भी। फोर्थ, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आजकल एग्जाम में। और ये रहा आपका मेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रीलिम्स का आंसर कमेंट सेक्शन में सिंसियरली चाहिए, मेंस का आंसर तुम लिखकर मेरे से दिखवा सकते हो बाकी टीचर से। और यही था इको सेंसिटिव जोन आज का। देखो टाइगर वगैरह भी, एनिमल्स वगैरह कितने खुश हैं कि वाह भैया इको सेंसिटिव जोन सबको समझा दिए। तुम लोग अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, अगले सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे, कुछ नया इंपॉर्टेंट सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।